अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम वंस अगेन बैक विद द न्यू एपिसोड ऑफ फिज़िक्स। उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफियत होंगे। उम्मीद है आप लोगों का टेस्ट अच्छा हुआ होगा। आपकी पुरजोर फरमाइश पे, आवाम की बगावत पे टेस्ट को सैटरडे से पोस्टपोन करके मंडे को कर दिया गया और मंडे इवनिंग आफ्टर इवनिंग ऑलमोस्ट 8 PM पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक आपका टेस्ट होना करार पाया। एंड आई डू नॉट नो योर रिज़ल्ट राइट नाउ। मैं आप लोगों का रिज़ल्ट भी अभी देखूंगा आपके FLP का क्या रिज़ल्ट आया। वालेकुम अस्सलाम दानिया, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद साजिद, अलीशा बेटी वालेकुम अस्सलाम, लारिश वालेकुम अस्सलाम और दानिया ठीक है जी। सो 26 बच्चे हो गए। रबिया वालेकुम अस्सलाम, अक्सा वालेकुम अस्सलाम, शीज़ा वालेकुम अस्सलाम, अनीसा वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान है, आई एम गुड, होप सो यू आर ऑल्सो गुड। आप कैसी हैं बेटा? ठीक है। ये दूसरी शीज़ा है, वो शीज़ा ई वाली थी, ये आई वाली है। वालेकुम अस्सलाम हसीना, वालेकुम अस्सलाम SLM स्लैम, ओके। फरासत ए वालेकुम अस्सलाम अनीसा बगावत, अच्छा हाँ। अब्दुल हादी वालेकुम अस्सलाम, शर्जील वालेकुम अस्सलाम। मैं ना इस्लाम वालेकुम की रेडी लगा ली है, एक इस्लाम बेच रहा हूँ मैं हफ्सा वालेकुम अस्सलाम। चलें जी आगे बात। 34 हो गए, 35 हो गए, एक आधा मिनट और वेट कर लेते हैं, थोड़ी सी आबादी पूरी हो जाए, आबादी का एक इक्विलिब्रियम, एक तवाज़ुन पैदा हो जाए, इक्विलिब्रियम स्टेट पे चली जाए। तो वो जैसे एवेपोरेशन में अगर कंटेनर बंद कर दिया जाए तो जितना मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होते हैं उतने वापस आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस हो जाता है ना। इस तरह जब इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस होगा हमारे बच्चों का तो फिर हम अपने सर इस चैप्टर के कितने टॉपिक्स रहते हैं। मुसव्विर दो टॉपिक्स हैं, बल्कि एक रियल और अपेरेंट वेट करवाना है। हाँ, रियल और अपेरेंट वेट ही करवाना और एक ऑर्बिटल सैटेलाइट करवाना है, ठीक है। आप FSC वालों को मैं वर्टिकल सर्कल भी करवाता होता हूँ, यानी ECAT वालों को, तो आप लोगों को वर्टिकल सर्कल नहीं करवाना। दो टॉपिक्स हैं, मगर आज का दिन तो हमारे डिस्कशन में निकलेगा। रीबा वालेकुम अस्सलाम। मुसव्विर यार जवाब दे तो दिया भाई, दे दिया जवाब। मैं कैमरे के अंदर घुस जाऊँ और सर कल का टॉपिक का रीकैप दे दें। अलीशा आज तो हमारी डिस्कशन चलेगी ही चलेगी उस पे, किस पे? उस पे डिस्कशन पे। और फरखंदा वालेकुम अस्सलाम, हसनैन सर जी इज्तमाई वालेकुम अस्सलाम दे दें। हाँ जी, सबको इज्तमाई वालेकुम अस्सलाम यानी वालेकुम अस्सलाम, ठीक है जी। 42 हो गए। चलिए जी सवाल जवाब के सेशन की तरफ चलते हैं। होला सीनियर, दैट इज़ इन स्पेनिश राइट। सीनियर की स्पेलिंग गलत है, सीनियर टीचर के यहाँ बॉस को कहते हैं। होला मीन्स हेलो। अली तुम बहुत तेज़ हैं। मैंने ना स्पेनिश बहुत सारी सीखी थी, एक सीज़न था मैं उसे बड़ा फॉलो करता था। अली तुम्हारे इस मैसेज पे मुझे वो सीज़न याद आ गया। सीज़न बना हुआ था नार्कोस के ऊपर, नार्कोस नाम था सीज़न का, पेब्लो एस्कोबार के ऊपर बना हुआ था, रियल स्टोरी का सीज़न था। तो मैं उसे बड़ा फॉलो करता था, उसमें मुझे आधे से ज़्यादा स्पेनिश याद हो गई थी, स्पेनिश की समझ आनी शुरू हो गई थी। तो तुम्हारा वो कमेंट देख के मुझे वो स्पेनिश याद आ गई। ईशा वालेकुम सलाम, तलहा वालेकुम सलाम, बख्तावर हाजा सर जी कमाल है, क्या कमाल है, ठीक हो गया। लेकिन जी बच्चों, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद द गुड नेम ऑफ लॉर्ड ऑलमाइटी। अल्लाह पाक के नाम से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पढ़ूँ जी पहला सवाल, साथ है मेरे? अल्हम्दुलिल्लाह बेटी, आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। उम्मीद है कि मेरा बेटा आप भी खुश होंगी, अच्छी होंगी, और दिन बाय दिन आपकी प्रोग्रेस, आपकी जो तरक्की है उसकी तरफ आपकी रवानी है वो बढ़ती चली जा रही होगी। आप अपने डेस्टिनेशन के करीब होंगे। अल्लाह करे कि आप बेहतरीन डॉक्टर बने इन अ फ्यूचर, नियर फ्यूचर। आप अपनी डेस्टिनी के करीब हर गुज़रते हुए लम्हे के साथ जाती जाएँ। लीजिए जी पहला सवाल पढ़ने लगा हूँ। वी हैव गॉट 47 किड्स राइट नाउ विद अस। मेरी प्रोफाइल पे ड्राइव पे पेपर अपलोडेड है, पेपर ले आए, पेपर को शुरू करने लगे, पेपर डिस्कस करने लगे। हमारे पास पेपर में तकरीबन 30 एक सवाल हैं। यस, ऑलमोस्ट वी हैव गॉट 30 क्वेश्चंस। पहला सवाल है, फॉर विच पेयर ऑफ एंगल्स द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी इक्वल। मैंने बताया था कि 45 में कुछ ऐड करें, 45 में कुछ सब्ट्रैक्ट करें, रेंजेस इक्वल होती है। और मुझे याद है तैयबा ने बड़ा ज़बरदस्त एक शॉर्टकट बताया था कि सर जी जिस पेयर का सम 90 डिग्री हो
उसकी रेंज इक्वल होती है। तो अगर आप पहला पेयर देखें 20 70 सम 90 डिग्री आ गया, 15 और 75 फिर सम 90 डिग्री है, 30 60 फिर सम 90 डिग्री है। सो ऑल ऑफ दीज all the pairs of angle will have same ranges। अच्छा सवाल में ना पता है क्या लिखा हुआ है, फॉर विच पेन्स ऑफ एंगल, एंगल की दर्दें। सो ये पेन नहीं है, पेयर है, ठीक है। अ बॉल इज थ्रोन एट द एंगल ऑफ थीटा एंड 90 माइनस थीटा विद द हॉरिजॉन्टल विद सेम स्पीड, द रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ लाइट। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन, और यही सवाल मैंने आपको वर्कशीट में भी दिया था, क्योंकि ये सवाल मजे के, और वर्कशीट में कुछ मेरे बच्चों का इसमें प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने फिर इसको टेस्ट में भी डाल दिया। कहते हैं कि दो बॉल्स हैं, एक एंगल थीटा पे लॉन्च किया गया और एक एंगल 90 माइनस थीटा पे लॉन्च किया गया। सो जो T1 है, लेट्स से वो थीटा पे लॉन्च किया, उसका फॉर्मूला होगा 2vi sin थीटा ओवर g, राइट। और जो T2 है वो 90 माइनस थीटा पे लॉन्च किया गया, वो 2i sin 90 माइनस थीटा पे लॉन्च किया गया ओवर g। सो हेयर यू हैव टू कैलकुलेट T1 ओवर T2, यहाँ पे भी डिवाइड कर लीजिए 2vi sin 90 माइनस थीटा ओवर g। कैंसिल एवरी पॉसिबल थिंग जो कैंसिल हो सकती है। T1 बाय T2, मैथमेटिक्स में ना जब साइन 90 माइनस थीटा लिखा हो, इट कैन बी converted into cos theta, so T1 by T2 is tan theta, sin theta over cos theta is tan theta। so आपके पास एक tan theta over 1, so बोले तो tan theta रेशो 1, ठीक है। ताजीन सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो गया। यस, बी ऑप्शन बनती है इसकी। इफ द बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 100 मीटर्स then determine the ratio of distance covered by a body in third and fourth second। so भाई यहाँ पे डिस्टेंस की रेशियो थर्ड और फोर्थ सेकंड की है। मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर बॉडी गिरती है तो थर्ड और फोर्थ सेकंड में उसकी रेशियो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ का लिखा हुआ है। मैंने बताया था कि इन द फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड रेशियो आर ऑड नंबर्स, 1:3, रेशियो 5, रेशियो 7, रेशियो 9। सो इट इज फॉर फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड। इसके एक और फॉर्मूला भी बताया था 2n-1, याद है, 2n-1। तो थर्ड और फोर्थ की बात करें तो चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो 5:7, या तो आप यहाँ पे थर्ड पुट कर लो 2 3 6 6-1 5, और थर्ड सेकंड के लिए आ जाएगी। रेशियो फोर्थ के लिए करनी है, फोर्थ के लिए करनी, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। 4 2 8 8-1 7, सो 5:7, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। जाओ अय्याशी करो। फरासत, शाबाश। फरासत मेरा ना 1 साल पहले एक स्टूडेंट था, फरासत नाम था उसका, यकीन कर बड़ा शैतान था वो। जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा पुट्ठा काम होगा जो उसने नहीं किया होगा। पूरे कॉलेज की नाक में दम किया हुआ था। ओए मैं तो कहता हूँ हर चीज के नाक में दम किया हुआ था उसने। मैं कुछ और कहने लगा था, पर छोड़ो खैर। तो मैं जब भी तुम्हारे नाम पढ़ता हूँ ना, मुझे वो वाला फरासत याद आ जाता है। आगे चलते हैं जी। उसके बाद इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4 times इट्स मैक्सिमम हाइट, देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, कितने तेज हैं वैसे हैं। मैंने बताया था आप लोगों को रेंज और हाइट के रिलेशन में बताया था भाई, मैक्सिमम रेंज और हाइट का रिलेशन, हाइट का रिलेशन 4 होता है। मैंने बताया था कि मैक्सिमम रेंज और हाइट का रिलेशन 4 है, तो भाई थीटा मैक्सिमम रेंज कब होती है? एट 45 डिग्री। सिंपल। सो कुछ सवाल इस तरह के होते हैं कि जो आप अगर कॉन्सेप्ट ले लिया हो ना, तो आपको सॉल्व नहीं करने पड़ते, आप सिर्फ देख के उनका जवाब बता देते हैं। यही फायदा होता है प्रेपरेशन का। इफ रेंज इज इक्वल टू 4/√CH द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। यार ये सवाल बड़ा मजे का सर। इस क्वेश्चन में हाइट मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम रेंज टू हाइट की रेशियो है, वो सेम मैक्सिमम वो क्वेश्चन चले मैं समझाता हूँ। वो मैक्सिमम हाइट कैसे है कि भाई अगर रेंज मैक्सिमम हो तो उस पे मैक्सिमम हाइट जो बॉडी अचीव कर सकती है वो क्या होगा? वो मैक्सिमम हाइट ही है। ठीक है भाई, रेंज इज अ प्राइमरी फंक्शन। मैक्सिमम रेंज पे
मैक्सिमम हाइट जो बॉडी अचीव कर सकती है वो क्या है? वो सवाल कुछ इस तरह से था। ओहो यस, मिल गया डस्टर, मिल गया डस्टर। असल में डस्टर बड़ा जबरदस्त किस्म का मिटाता है, तो फिर आई यूज दिस। अच्छा जी, तो यहाँ पे सवाल वही फॉर्मूला यूज करेंगे, r इज इक्वल टू 4/√3h है। सो आप इसको कंपेयर कर लें, r इज इक्वल टू 4/√3h। अगर आप इसको यूं कर लें, r/h इज इक्वल टू 4/√3। इस फॉर्मूले को अगर आप कंपेयर कर लें r/h इज इक्वल टू 4 cot थीटा के साथ, तो भाई राइट हैंड साइड के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी 4 cot थीटा इज इक्वल टू 4/√3। 4 को 4 से काट दें, cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3। इनवर्स ले लें। आप लोगों के लिए सॉल्व ज़्यादा लंबा कर रहा हूँ, वरना आप इसको दिमाग में भी कर सकते हैं। 1/cot थीटा इज इक्वल टू √3। भाई 1/cot थीटा बोले तो tan थीटा इज इक्वल टू √3। 60 डिग्री पे इन्वर्स ले लेंगे, tan इनवर्स 60 डिग्री पे जाके tan की वैल्यू √3 आती है, लिहाजा 60 ऑप्शन है भी, हमें बेइज्जती हो गई। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, शाबाश। A bullet of 10 grams is fired from a rifle of 10 kilograms with a velocity of 10 meters per second. The recoil velocity of rifle is, तो भाई recoil velocity कैसे कैलकुलेट करेंगे? You will do it yourself, इंतहाई सिंपल सा। मैंने हमको तरीका बताया था, E1/E2 is equal to M2/M1। अब इसको इस तरह से भी किया जा सकता है, E ऑफ बुलेट कर लें, E ऑफ बुलेट ओवर E ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ गन ओवर मास ऑफ बुलेट। तो यहां से आपके पास बुलेट के लिए एनर्जी निकल आएगी, क्योंकि बुलेट का मास है 10 ग्राम्स और बुलेट की वेलोसिटी है 110 मीटर्स पर सेकेंड। तो भाई वेलोसिटी ऑफ एनर्जी ऑफ बुलेट निकल आएगी, मास ऑफ गन है, मास ऑफ दिस वन बुलेट है, यहां से एनर्जी ऑफ गन निकाल लें। एनर्जी ऑफ गन इज 1/2 mvg का स्क्वायर। तो आप यहाँ से वेलोसिटी ऑफ गन निकाल सकते हैं, जो कैलकुलेट करके 0.1 मीटर्स पर सेकंड निकली है। बताएं भाई सोल्यूशन, इसमें प्रॉब्लम है? कर दूं कि आगे चलूं? बड़ा सिंपल सा, यू कैन डू इट यार, इसमें कोई कर सकते हैं, अपनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कर लेंगे। बताइए, वैसे मैं सवाल का ना कोई शॉर्टकट बनाने की कोशिश करूंगा। ये थोड़ा सा मुझे लंबा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि सवाल का शॉर्टकट बन सकता है। इस सवाल का अगर शॉर्टकट मैंने बना लिया तो मैं कल फिर सवाल को डिस्कस करूंगा विद द शॉर्टकट, ठीक है। मुझे ऐसे फील हो रहा है कि इसका शॉर्टकट बनाया जा सकता है, तो इस सवाल का शॉर्टकट मैं बना के कल तक तो फिर आपके साथ वो शेयर ज़रूर करूंगा, अगर तो मैं इसमें कामयाब हो गया। द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज, भाई एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होती है, याद रख लो, दोबारा बता रहा हूं नए बच्चों के लिए। आपने मान लो कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, 2 मिनट की बात है, खुदारा गौर से सुन लेना। जब भी हम प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो प्रोजेक्टाइल में सबसे पहली चीज है फोर्स। याद रखिएगा, फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 0 होती है, सारे सफर में 0 रहेगी। फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू द वेट, सारे सफर में वेट के इक्वल रहेगी। सो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज ऑलवेज वेट। इसी तरह एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस भी 0 है, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वजह से है। इसी तरह वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा कांस्टेंट रहती है, कितने के इक्वल? v cos थीटा के इक्वल। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस चेंज होती रहती है, फॉर्मूला मैंने बताया था vi sin थीटा माइनस gt के इक्वल, लिखवाया था प्रोजेक्टाइल मोशन का जब टॉपिक पढ़ाया था, लिखवाया था। तो भाई हाईएस्ट पॉइंट पे व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हाईएस्ट पॉइंट पे याद रखिएगा, बताया था हाईएस्ट पॉइंट पे होना क्या है। मान लीजिए ये हाईएस्ट पॉइंट है, बताया था हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होता है, x कंपोनेंट x कंपोनेंट जो है वो v cos थीटा होता है। इसी तरह एक्सेलरेशन के लिए भी एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट 0 होता है, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट पे भी कांस्टेंट रहता है, g के इक्वल होता है, ठीक है, शाबाश। सो कांस्टेंट रहेगा। मैंने सारी की सारी बात कोशिश की कि एक आधे मिनट में
दोबारा से रिपीट करके आप तक पहुंचा दूं। आगे चलता हूं। A particle with a constant velocity of 20 meters per second, it covers distance of 20 meters along a straight line in 2 seconds. What is the acceleration of particle? भाई वो कह रहा है along a straight line with a constant velocity। जब constant velocity कह दिया तो एक्सेलरेशन खुद ब खुद जीरो हो गई। ये सवाल कॉमन सेंस का था, इस तरह के सवाल भी आते हैं। अब मेरी तरह के जो शहजादे बच्चे होते हैं वो सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इन सवालों को सॉल्व नहीं करना, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए सवाल दिए जाते हैं, मुफ्त के नंबर होते हैं। जब उसने कह दिया वेलोसिटी कांस्टेंट है लिहाजा वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन जीरो होगी। ओए मैं कुछ आगे नहीं निकल आया, मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया यार। ओके नहीं मिस किया जी। क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं। फॉर अ प्रोजेक्टाइल द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट टू द स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। इतना वाहियात सवाल है, आसान सा सवाल है यार। इस सवाल को भी गलत किया होगा मेरे कुछ शहजादों ने। हाइट की रेशियो लेनी है टी स्क्वायर के साथ, क्या आएगी? इसके लिए पहले पता होना चाहिए हाइट क्या है। हाइट का फॉर्मूला है क्या है भाई? वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। टाइम का फॉर्मूला क्या है? 2vi साइन थीटा ओवर g। तो भाई टी स्क्वायर क्या होगा? टी स्क्वायर विल बिकम, मैं सीधी सीधी वैल्यूज पुट करता हूं। वी आई स्क्वायर हाइट की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी 2g, नीचे टाइम स्क्वायर की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, वी आई का स्क्वायर वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी। जी को जी से काटो, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर से काटो, वी आई स्क्वायर को वी आई स्क्वायर से काटो, बचेगा क्या? 1/2 डिवाइडेड बाय 4। सो नीचे ले आओ 1/8, 1:8। कुछ नंबरिंग गलत है, कोई बात नहीं यार, खैर ठीक है जी। कुछ मिस कर दिया मेरा ख्याल है मैंने। मैक्सिमम हाइट रीच टू द स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, यही इसका आंसर है। मैंने मिस कुछ भी नहीं किया। ओ एक चीज मिस कर दी जी, बिल्कुल मिस कर दी। नीचे जी स्क्वायर है, देखे ना, हाथ को पता चल जाता है खुद ब खुद गलती कहां पे हुई है। ऊपर जी था, टाइम्स का स्क्वायर लिया तो नीचे जी स्क्वायर आ जाएगा, एक जी कटेगा। सो भाई नीचे 4/g है। ले जी ठीक हो गया, मुझे समझ में आ गया मिस्टेक क्या हुई। अब आप यहां पे क्या करें, ये है आपके पास 1/2 इंटू ओवर 4/g। इसको आप 1/2 इंटू जी ओवर 4 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा g ओवर 4, 2 इंटू 4 दैट इज 8, 10/8 2 5 2 4 5/4। ठीक है जी, 5:4। हाँ जी जी बिल्कुल होगी। मैं देखे, मैं खुद आपके कहे बगैर बता दिया, एक मिस्टेक हो गई थी हाथ से। सो वो दैट इज ह्यूमन एरर। ठीक है हबीबा, शाबाश। चलें जी, बड़ा अच्छा लगा, आप सब लोग जान रहे हैं, जीवित हैं, आप सब लोग अटेंटिव होकर सुन रहे हैं, दैट इज गुड। Two balls projected at 30 degree and 60 degree with same initial velocity. The ratio of their maximum height is, भाई the ratio of their maximum height क्या होगी? अब मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूला में आपने वैल्यूज पुट करनी है। 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए कह रहा, तो देखते हैं जी जरा क्या होता है। यू कैन डू इट, आप इसको खुद भी कर सकते हैं, मेरे करवाने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं आपको बता देता हूं। उसमें करना है कि आपने द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट, मैं इसको थोड़ा सा मिटा लूं फिर करता हूं। देखिएगा अब यहाँ पे एक 30 डिग्री पे एक 60 डिग्री पे है। सो H1 जो है लेट्स से वो है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1/g, और इसकी वैल्यू बनती है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 लेट्स से 30 डिग्री है ओवर जी। इसी तरह H2 जो है भाई वो है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2/g, दैट इज अप्रोक्सीमेटली वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 डिग्री ओवर जी। तो आपने इनकी रेशियो कैलकुलेट करनी है। सिंपल, आप
इनकी रेशियो कैलकुलेट कर लें तो भाई ये वी आई स्क्वायर से कट जाएगा, जी से कट जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री ओवर साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 30 इज 1/2, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन 60 होता है √3/2। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जी बिल्कुल, ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करें इट विल बिकम 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4/√3, कट गया 1/√3, इसका जवाब आ गया। ठीक है जी, √3 नहीं, सॉरी, देखो 3 का स्क्वायर। शुक्र है आप लोग के देखने से पहले मैंने गलती को फिर से निकाल दिया। ठीक है जी, √3 का स्क्वायर लिया ना तो 3 आ जाएगा। हाँ भी बताओ, बात समझ में आती है? 1/3 यानी 1:3 इसका जवाब है। बताओ भी, बात समझ में आती है तो फिर आगे चलेंगे उसके बाद। जवाब दे दो। अरे भैया 2G है, हाँ चलें 2G भी है तो वो 2G कैंसिल ही हो जाना, कोई फायदा नहीं। ये लें यार, ये लें, अल्लाह बड़ी गल की थी, फिर कैंसिल ही हो गया, कैंसिल ही हो जाना था। ठीक है, अब बताएं और ओके जी, आगे चलें। ओके, एवरीवन इज क्लियर, शाबाश। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ टावर विद द जीरो वेलोसिटी, ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, रीचेस द ग्राउंड इन 4 सेकंड्स, द हाइट ऑफ टावर इज अबाउट। ये सवाल मैं आपको बड़ी दफ़ा टेस्ट में भी दे चुका हूँ और एक दो दफ़ा क्लास में भी करवाया था। इस सवाल का जवाब तो आपको ना बगैर देखे सोचे समझे 80 लगा देना चाहिए। देखो भाई कैसे होगा ये, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, रीचेस द बॉटम इन 4 सेकंड्स, जी जो है दैट इज 10, और हाइट पूछ रहा है, एस पूछ रहा है। चुप करके यहाँ पे लगा दो सेकंड इक्वेशन, एस इज इक्वल्स टू, क्योंकि वी आई जीरो है तो हाफ जी टी स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे 1/2 जी बोले तो 10, टी बोले तो 4 का स्क्वायर, काटो 5 × 4 का स्क्वायर 16 बोले तो 80 मीटर्स। बात समझ में आई? कोई इशू तो नहीं? शाबाश शाबाश बख्तावर, ईमान शाबाश शाबाश, गुड। शीजा, फरासत शाबाश। आगे चलिए, आगे चलते हैं। A railway train compartment of mass 1600 kilograms move with the velocity of 5 meters per second strikes another of mass 400 kilograms at rest. If they moves together after impact, their common velocity is in meters per second. लेकिन जी कहानी कुछ इस तरह से, मैं कहानी पहले समझा दूं फिर उसके बाद सॉल्व करता हूं। कहानी मेरा पुत्र कुछ इस तरह से, 80 सारियां 80 ला देता सर जी। आए क्या बात है, वाह वाह निशा, अच्छी लगी पंजाबी। अच्छा देखिएगा, कहानी कुछ ऐसे है बेटा, दिस इज अ ऑब्जेक्ट, दिस इज लेट्स से वो स्टेशनरी कंपार्टमेंट है जिसका मास 400 किलोग्राम है, रेस्ट पे। ये पीछे से ट्रेन का भारी डब्बा आया, आगे इसको टकराया, टकराने के बाद दोनों की एक ही वेलोसिटी होगी, दोनों एक ही वेलोसिटी से जाना शुरू हो गए। हबीबा बहुत फास्ट है, हबीबा ने जवाब भी दे दिया। ये होता है भाई बच्चा। अच्छा देखिएगा, इसमें क्या करना है, सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है। कैपिटल एम कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी इज इक्वल टू कैपिटल एम वी प्लस स्मॉल एम वी, क्योंकि बाद वाली वेलोसिटी कॉमन है तो सेम रखी। यहाँ पे कैपिटल एम था 1600 और वेलोसिटी थी 5, ये जीरो थी क्योंकि वेलोसिटी जीरो थी ना, दूसरा कंपार्टमेंट रेस्ट पे था तो उसके लिए जीरो लिख दिया। यहाँ से वी कॉमन ले ली, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। जो भाई 1600 इंटू 5 है, 1600 इंटू 5 8000 इज इक्वल टू स्मॉल वी इंटू 1600 जमा 400 2000। 2000 को 8000 पे डिवाइड किया, 4 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है,
शाबाश, मेरे पीछे देखने तक कितने बच्चों ने जवाब दे दिया। ओहो, सवाल आगे पीछे हो गया। आगे चलते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस a stone is thrown from point P as follows and follows a parabolic path in which the highest point is reached at T. The vertical component of acceleration of stone is अच्छा, इसकी डायग्राम मिसिंग है, इसकी डायग्राम नहीं बनी हुई। मैं इसकी डायग्राम देखता हूँ, मेरे पास जो असल पेपर है उसमें इसकी डायग्राम मौजूद है कि नहीं। एक मिनट जी बच्चों, जस्ट 1 मिनट, लेट मी सर्च फॉर इट्स ओरिजिनल पेपर। यस, सवाल कुछ इस तरह से था, देखिएगा, सवाल कुछ इस तरह से था। इसकी डायग्राम ये थी कि ऐसा एक पैराबोलिक पाथ है, इस पैराबोलिक पाथ पे एक पॉइंट P ये है, एक पॉइंट T ये है, हाईएस्ट पॉइंट को T कहा है। अब वो कहता है ये पैराबोलिक पाथ है, स्टोन को ऐसे फेंका गया, स्टोन यहां से चला, जब पॉइंट T पे पहुंचेगा उसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगी। तो भाई ये बिल्कुल पहली तरह का सवाल है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एट ऑलवेज एज ऑलवेज इक्वल्स टू G, हमेशा G होगा, ठीक है जी। सो दैट इज कांस्टेंट, ऑलवेज कांस्टेंट, सेम एट P एंड T, यानी पॉइंट P पे भी वही है, पॉइंट T पे भी वही है। एक ऑप्शन थी 0 एट T, ग्रेटेस्ट एट P, ग्रेटेस्ट एट T, सेम एज P एज C, तो भाई सेम होगा। अनीसा, आपको ईशा कहाँ से याद आ गई इस टाइम है भाई? आगे चलते हैं जी, उसी सवाल पे वापस। हाँ जी, अगला क्वेश्चन मुझे मिल गया। सवाल है, अ पर्सन कैन थ्रो अ स्टोन टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, यानी मैक्सिमम रेंज आपको बता दी हुई है। द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच इट कैन थ्रो द स्टोन, तो भाई ये रेंज, मैक्सिमम रेंज टू हाइट का रिलेशन पूछा हुआ है, मैंने नहीं लिखना है, ऐसे सुनो। ये हो जाएगा R/H इज इक्वल्स टू 4, मैक्सिमम रेंज का तो 4 के इक्वल है, 4 नीचे आ गया, हाइट तो चली गई, 100/4 दैट इज 25, ठीक है, 25 जवाब है, डी ऑप्शन, ठीक है भाई, बात समझ में आती है। अगला 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 सवाल, अब बॉडी ऑफ, पहले ये बता दो समझ में आती है। हाँ जी ठीक है जी, ये वाला फार्मूला, मोहम्मद साजिद फार्मूला नहीं होता यार, ने लिखा भी उर्दू में ही है फार्मूला, ठीक हो गया फरासत, शाबाश शाबाश भी शाबाश मोहम्मद साजिद, ओके। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने लगा हूं, पढ़ लूं। A body of mass 5 kg initially at rest is moved by horizontal force of 2 Newton on a smooth horizontal surface. Work done by the force in 10 seconds. भाई mass is given, force is given और वर्क, बड़ा मजे का सवाल है ये, आप लोगों ने 1 सेकेंड खुद करना है। इस सवाल को करना कैसे यार, ये सवाल बड़ा मजे का है, ये सवाल अच्छा है। A body of mass is, मैं समझाने के लिए थोड़ा सा आपको जरा सारा करता हूं। Initially at rest, Vi is 0, is moved by horizontal force of 2 Newton, F is 2 Newton on a smooth horizontal surface, work done by the force in 10 seconds. तो आपने वर्क कैलकुलेट करना है भाई, वर्क हम सब जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, मगर हमारे पास फोर्स तो है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट कहां से आएगी, डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी और टाइम है। अब इनिशियल वेलोसिटी और टाइम है, यहां से आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वी हैव अ प्रॉब्लम हियर। वी हैव अ प्रॉब्लम हियर, एक प्रॉब्लम हमारे पास यहां पे बड़ी जबरदस्त है।
वो ये अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे लगाते हैं वी आई टी प्लस हाफ जी ए टी स्क्वायर, वी डू नॉट हैव एक्सेलरेशन, यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है। मैं एक मिनट देखो, मैंने असल मुझे लग रहा है कि सवाल की स्टेटमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। असल क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या था, जरा मैं वो देख लूँ एक दफ़ा, एक मिनट ठहरिएगा जरा। ठीक है, ओके स्टेटमेंट ठीक है। सो आपको एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन यू डू नॉट हैव द एक्सेलरेशन राइट नाउ, तो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओके, F इज इक्वल टू यू नो दैट एम ए होता है, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। अच्छा सवाल था, देखें मुझे भी सोचना पड़ा। सो यहां से 2 न्यूटन ओवर एम 5 ले लीजिए, सो एक्सेलरेशन 2/5 आपके पास आ जाएगी इन मीटर्स पर सेकंड। सो एक्सेलरेशन आ गई, वहां से डिस्प्लेसमेंट में वैल्यूज पुट करें, तो भाई डिस्प्लेसमेंट में जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो वी आई एस 0, तो ये साइड 0 हो गई, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन इज 2/5 इंटू टी यानी 10 का स्क्वायर। मजे का सवाल था जी, अच्छा लगा। 1/5 10 का स्क्वायर इंटू 100, तो ये कट गया, ये 20 आ गया, डिस्टेंस आ गया 20 मीटर्स। तो भाई 20 इंटू 2 यू विल गेट 40 जाओ। लें जी, सवाल मजे का था, शाबाश भाई शाबाश, क्वेश्चन वॉज गुड। कोमल शाबाश, ईमान शाबाश। सो दिस क्वेश्चन मेड मी थिंक फॉर अ मिनट। जबरदस्त भी, आप तो बच्चे यार, मजा आ गया, अच्छा लगा यार, गुड। ऐसे एक्टिव होने चाहिए बच्चे यार, बहुत अच्छा लगा, गुड भाई गुड, शाबाश। 40 जाउल इसका आंसर है। तो अगले सवाल पे चलते हैं। बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम इज बीइंग रोटेटेड इन अ सर्कल बाय 5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। सो रेडियस इज गिवन, मास इज गिवन, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा 0 वर्क करती है। सेंट्रीपिटल फोर्स, द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। अनीसा न्यूटन के सेकंड लॉ और मेरे अब्बा जी का सेकंड लॉ ऑब्वियसली न्यूटन का ही है। सेकंड लॉ इज गिवन बाय न्यूटन, ठीक है जी, लॉज ऑफ न्यूटन, दे आर कॉल्ड एज लॉज ऑफ न्यूटन। उसके बाद अगला सवाल है जी, द मशीन इज able to lift 200 kilograms of bricks vertically up to the height of 30 meters above the ground in 50 seconds. Power of machines, once again you will do it yourself, ये आप खुद करेंगे। Mass is given mgh by t लगाएंगे, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, mgh over t, m is 200, g is 10, h is 30 divided by 50, you can do it yourself। तो जवाब इसका जो मेरे पास मौजूद है दैट इज 1176 वाट, ठीक है जी। आगे चलूं, समझ में आता है ना सवाल, मुश्किल तो नहीं, किसी को अगर ना समझ में आए तो ये सवाल मुझसे पूछ सकता है। ये मैं इसलिए ज़रा तेज़ चल रहा हूँ, इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें आपको कोई मतलब डिस्कशन का फ़ायदा यही, अगर आपका कोई क्वेश्चन है सर आप अपना भी कोई लॉ निकालें। मेरा पता कौन सा लॉ है, एल लॉ है, क्यों हो गया ये वाला लॉ। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। फरासत जी बिल्कुल mgh by t लगेगा, शीज़ा शाबाश 1176, ठीक है जी। अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज ड्रॉप टू द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना काम होगा, मास है m, हाइट है 10, मास है 10, हाइट है 10, जी भी इसमें 9.8 या 10 लगा लें तो ऑप्शन बनती है 490, ठीक है जी, 490 की ऑप्शन बनती है। यार मैं कमेंट को मिस तो नहीं करके जरा देख लूँ, माउस दे दीजिएगा सर जरा, मैं लगता है कमेंट मिस कर गया हूँ कोई। ओके ठीक हो गया। अब्दुल हादी आला। आगे चलते हैं जी। इलेक्ट्रिक मोटर क्रिएट्स अ टेंशन ऑफ 9000 न्यूटन इन होइस्टिंग अ केबल एंड रील्स इट इन द रेट ऑफ 2 मीटर्स पर सेकंड। द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज, यार ये बड़ा मुश्किल सवाल है, यकीन करें। वाह भी वाह, शाबाश हबीबा, हबीबा आज बहुत फास्ट हुई है। हबीबा क्या खाया सुबह नाश्ते में, देसी मुर्गी का शोरबा पी लिया। वेलोसिटी इज 2, पावर इज 9000, शाबाश। P is equal to F into V, शाबाश हबीबा, वेरी गुड। 2 into 9000 बोले तो 18,000 को 18 किलोवाट भी लिखा जा सकता है, गुड।
A particle moves in a circular path of radius r. In half the period of its revolution, its displacement and distance covered is. यार ये बड़ा मजे का सवाल है. किसका सवाल 980 बेटा? चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं वो वाला. A body of mass, ये क्वेश्चन नंबर 5 कोमल ने एक पॉइंट रेज किया. कोमल मैं ऊपर वाले सवाल पे वापस जा रहा हूं. मैस है जी 10 किलोग्राम्स, हाइट है जी 10 मीटर्स एंड जी को ले. ओ हो कोमल, गुड, वेरी गुड. सो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज, शाबाश, mgh. m बोले तो 10 इंटू 10 इंटू 10,000. सो ये 980 बनते. शाबाश कोमल, हम एक मिस्टेक कर चले थे जल्दी जल्दी में. शाबाश ही शाबाश कोमल, शाबाश. सर 19 भी सॉल्व कर दूं यार. अब नंबरिंग ना थोड़ी सी मेरे पास ख़राब है, तो आप ऐसा करो, मुझे थोड़ा सा बता दो कि सवाल कौन सा है 19th, मैं सॉल्व करवा दूंगा. ठीक है, मुझे ज़रा बता दो कौन सा 19th में सॉल्व करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. बताओ, फिर उसके बाद आगे चलेंगे. हाँ जी हाँ जी, ना की रॉन्ग थी. ठीक है जी, की मेरे पास भी रॉन्ग आई हुई. ठीक हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. खैर सोल्यूशन आपको पता चल गया. कोई बात नहीं यार, इतनी छोटी सी मिस्टेक हो ही जाती है. अच्छा, किस क्वेश्चन को करना है सॉल्व? सर जी हमने भी यही लगाया था, हमारा गलत हो गया. चलें कोई बात नहीं जी, वो बाय मिस्टेक हो गया होगा मेरे पास भी, मैंने भी क्योंकि सॉल्व नहीं किया तो अभी ऐसे बता दी. मोटर वाला, अच्छा भी करवाता हूँ. मोटर वाला कहता है कि पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर फाइंड करनी है. फोर्स है 9000 न्यूटन, वेलोसिटी है 2 मीटर्स पर सेकेंड. तो भाई पावर का फॉर्मूला बताया था F डॉट वी. F इज 9000 ज़रबे 2, 18,000 वाट. सो 18,000 को हम लिख सकते हैं 18 किलो वाट. ठीक है, शाबाश बच्चों. देखें, ऐसी कोई बात हुआ करे तो कॉन्फिडेंस से मुझे बता दिया करें, उसमें घबराने की जरूरत नहीं होती. सर इससे अगला भी करवा दें. इससे अगला वाला कौन सा अफसा बेटी? हाँ, इससे अगला वाला मोटर वाला ना मैंने करवा दिया. अफसा देखें, मैंने करवा दिया. आगे चलें. बताइए बच्चों, आप लोग आगे ग्रीन सिग्नल दिखाएंगे तो फिर मैं आगे चलूंगा उसके बाद. हाँ ज़ाहरा, अच्छा पॉइंट आपको, मैं आपको समझाता हूँ. ज़ाहरा ने कहा सर वर्क डन विद द ग्रेविटेशनल फोर्स अगेंस्ट द फील्ड नेगेटिव नहीं होता. वो कह रहा है कि ड्रॉप्ड, बॉडी नीचे गिरी है. सो बॉडी नीचे गिरी तो अगेंस्ट द फील्ड नहीं है, फील्ड भी नीचे, बॉडी भी नीचे आ रही है. ये पॉजिटिव 980 निकलेगा. अगर बॉडी ऊपर जा रही होती तो फिर नेगेटिव होता ज़ाहरा. ठीक है, सर पार्टिकल, हाँ जी मैं वो ईशा करवाने लगा, वही सवाल करवाने लगा हूँ. अब इसी सवाल पे, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर इन हाफ द पीरियड ऑफ इट्स रेवोल्यूशन. तो भाई ये बिल्कुल वैसा सवाल है जो मैंने आपको थर्ड चैप्टर में भी दिया था. कि थर्ड चैप्टर में इस सवाल की स्टेटमेंट पता है क्या थी? अगर तो आपको याद आ गया तो यकीन करें मुझे बड़ा मजा आएगा. वैसे आज पहली दफ़ा मुझे लेक्चर का मज़ा आ रहा है. पहली दफ़ा मैंने आपको ये थर्ड चैप्टर में सवाल इस तरह दिया था कि इस तरह दिया था इस थर्ड चैप्टर में सवाल, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सेमी सर्कुलर पाथ. तो भाई इसका डिस्टेंस क्या है? ये फासला r है. तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ 2r. और ये पूरे का पूरा पाथ अगर होता तो सर्कल होता, पूरे के पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई r है. ये आधा है तो इसका डिस्टेंस है 2 पाई r. तो इसका डिस्टेंस है पाई r, सॉरी,
पूरा 2 पाई आर होता, हाफ है तो ये पाई आर है। सो भाई पाई आर और 2 आर, ऑप्शन ए, ये पाई आर इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज 2 आर। ठीक है, यहां पे सवाल तो नहीं किसी का, आगे चलें, बताइए फिर आगे चलते हैं। ओके यस, इसमें तो मुझे पता है सेम है डायरेक्शन, मैं वैसे पूछ जी बेटा ठीक है सर, आप सही पूछ रही हैं। ओके गुड, दैट्स गुड, ग्रेट। ऑब्वियसली ऑपोजिट में नेगेटिव ही डालेंगे। ठीक है ज़रा, शाबाश। आगे चलते हैं। अ बॉय पुशेस अ टॉय कार along a level road and then let it go as the car is slowing down. The biggest energy change in its kinetic is, भाई गाड़ी सड़क पे क्यों आहिस्ता होती है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। सर ये रिपीट कर, अच्छा बेटे अफसा मैं कर देता हूँ, पहले मैं अगला सवाल सुन ले। सो काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी कहाँ जा रही है? हीट में जा रही है। अब अफसा ने कहा कि वो सवाल दोबारा रिपीट कर दें, दोबारा रिपीट कर देते हैं। देखें, एक पार्टिकल है जो हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस पे सेमी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, और उस पार्टिकल का जो सर्कल है उसका रेडियस आर है। तो डिस्टेंस कितने और डिस्प्लेसमेंट कितने? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर हाफ साइड आर है, हाफ साइड आर है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2r। ठीक है हफ्सा बेटी, और डिस्टेंस कितना होगा? यहां से निकला, सफर आधे सर्कल का तय करते हुए यहां तक आ गया। अगर सर्कल पूरा होता, कंप्लीट सर्कल होता, कंप्लीट सर्कल के लिए फासला होता 2 पाई आर। हाफ सर्कल है, हेमी मतलब मैंने मिक्सचर बना दिया था, सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल है, तो भाई ये 2 पाई आर का हाफ यानी पाई आर हो जाएगा। यानी फासला कितना है? एस कितना है? पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2r। क्यों भाई, बात समझ में आई हफ्सा? हफ्सा अगर बात समझ में आई तो हफ्सा फिर मैं उसके बाद आगे चलूंगा। आप बताएं बात समझ में आई है कि नहीं? सर जी मैसेंजर पे सिर्फ टीचर आ रहे हैं, स्टूडेंट्स किधर गए? आई डोंट नो, मे बी कुछ बच्चों की हरकतें मैसेंजर पे देख के ये ऑप्शन थोड़ी देर के लिए डीएक्टिवेट कर दी गई हो। ठीक है, हो सकता है या ऑप्शन डीएक्टिवेटेड हो, वापस आ जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। सवाल है जी, 500 ग्राम्स बॉडी हैज अ वेलोसिटी 3i + 4j, इसकी काइनेटिक एनर्जी। देखो यार, ये सवाल वैसे तो बनता है वेक्टर्स का, हीट एनर्जी वाला समझा दें। हबीबा बेटी देखें, उसने पूछा था कि एक बच्चे ने सड़क पे एक कार्ट को, रेडी को धक्का लगाया, लगा के छोड़ दिया। अब वो कार्ट आगे जलती जा रही है और स्लो होती जा रही है। बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ जा रही है? देखो उसके टायर, वो कार्ट जो थी, उसके टायर्स और रोड के दरमियान पुत्र फ्रिक्शन है। वाह रे वाह, ऐसे फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन क्या चीज प्रोड्यूस करती है? हीट। हीट की वजह से सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई। शीजा बहुत फास्ट है भाई। देखिएगा यहां पे, ठीक हो गया? अभी आगे चलूं। अब ये यहाँ पे मैस तो 500 ग्राम्स है, 500 ग्राम्स बोले तो 0.5 किलोग्राम्स। वेलोसिटी है 3i + 4j। मेरा पुत्र यहाँ पे क्या करेंगे? वेलोसिटी 3i + 4j है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2mv²। v कैसे आएगा? इसका लेना पड़ेगा मैग्नीट्यूड, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25, अंडर रूट लिया 5 आगे, आप पुट कर दो 1/2, 0.5, 5 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 1/2 × 0.5 ओवर इंटू 25। तो भाई इस 0.5 को भी 1/2 लिख लो ना, क्या करते हो यार? 25/4 6.25 ऑलमोस्ट। ठीक है, शाबाश, सारे बच्चे अच्छे हो गए। समझ में नहीं आ रहा, मेरी क्लास ही है ना, अब तो मैं ही पढ़ाया ना। मतलब यार अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हो आप आज, यकीन करें मुझे खुशी हो रही है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने हाथ के ऊपर चुटकी काट के देखूं, मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा।
अच्छा जी आगे चलते हैं। द टू बॉडीज ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड 4 kilograms आर इक्वल आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम इज। इनके लीनियर मोमेंटम की रेशियो क्या होगी भाई, ये आप खुद करेंगे। क्लियर सर। चलो आगे चलते हैं, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स का वेट कर लें। ओके सर्जरी टेस्ट में तो मेरे सारी क्यों बेटी, कुछ खा पी के जाया करो ना, शुगर लो हो जाती होगी तुम्हारी, बीपी लो हो जाता होगा। अच्छा जी, और सर क्लास में सही काम करता है मेरा दिमाग, ठीक हो गया। हबीबा ने जवाब दे दिया 1 बट हबीबा, आज हबीबा भी फास्ट हुई है। टू बॉडीज ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम इज। भाई मैंने मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला बताया था, P इज इक्वल टू √2EM। सो भाई P इज इक्वल टू ऐसे, P इज इक्वल टू √2EM, याद है फार्मूला। सो भाई अगर काइनेटिक एनर्जी की रेशियो 1:4 है तो भाई सिंपल है, ओके भाई ये सवाल थोड़ा सा गलत हो गया, मैं सवाल सही पढ़ा नहीं। मैसेज आर गिवन, ओके मैसेज आर गिवन विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तो यू विल यूज दिस फॉर्मूला, आप इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। √, है तो द रेशियो मास का √, यही फॉर्मूला लगेगा मैंने, ठीक है यही फॉर्मूला लगेगा, मैं कर देता हूं 2EM। देखिए ये कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो मास जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। सो 1:4 अगर मास की है तो मोमेंटम की 1:2 हो जाएगी क्योंकि √, है सिंपल, बगैर सॉल्व किए। सर बैक्टीरिया, मैं जरा ठहर देख लूँ पूरे कमेंट सारे, लगते को मजे के कमेंट्स आ गए। बैटरी चेंज, ओके जी बैटरी चेंज। बेटी वो ज़ारा बेटी वो यूज़ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मगर वो हम यूज़ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना, वो एनर्जी के लिए है। देखिए उसमें ये फार्मूला उसी से ही बनाया गया, E = P²/2m, तो ये फार्मूला उसी से बनाया गया। ये फार्मूला बेसिकली एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, हमें मोमेंटम कैलकुलेट करना है, तो हमने उसी से ये फार्मूला बना ली। तो ये फार्मूला उसी की ड्राइव फॉर्म है। मैं एम ही लगा हूँ, मतलब बंद हो गया, आपको नजर ही नहीं आ रहा होना, जो अभी दोबारा कैमरा ऑन होता है ना, मैं दिखाता हूँ। अच्छा देखिएगा, वो ज़हरा मैं आपके लिए बता रहा था कि ये जो फार्मूला मैंने लिखा है ये इसी फार्मूले की डिराइव्ड फॉर्म है, इसी से ये निकाला गया। ये फार्मूला इसलिए इस्तेमाल नहीं क्योंकि ये एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, इसी से फार्मूला ये बनाया, इसमें मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं क्योंकि मोमेंटम की बात हो रही थी, तो फिर भाई ये वाला फार्मूला लगाया गया, बैटरी चार्ज हो गई। अच्छा जी उसके बाद अगला सवाल, टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट masses हैव काइनेटिक एनर्जी। यस ये सवाल वही है, द हेवियर बॉल विद हैज ग्रेटर मोमेंटम देन द लाइटर बॉल, द लाइटर बॉल हैज ग्रेटर मोमेंटम देन हेवियर बॉल, बोथ बॉल्स हैव द सेम मोमेंटम, बोथ बॉल्स हैव जीरो मोमेंटम। क्वेश्चन के टू बॉल्स हैव डिफरेंट masses, two balls of different masses have kinetic energy, then different masses have kinetic equal kinetic energy। क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरा देखता हूँ, क्वेश्चन की स्टेटमेंट फिर मुझे थोड़ी सी खराब लग रही है। यस थोड़ी सी ये इसके क्वेश्चन में मिस्टेक थी, जरा देखिएगा। सवाल है टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट masses हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, वो सेम मिसिंग था वर्ड, तो यही मैं चाह रहा था कि सवाल मुझे समझ में नहीं था आ रहा। यही फॉर्मूला देखिएगा, बल्कि E = P²/2m कहता है डिफरेंट masses हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, दो बॉल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी एक P लेट्स से E1 के लिए हो गया, सो E1 किसके लिए, P1²/2m, दूसरे बॉल के इक्वल है P2²/2m2।
तो भाई कहता है यहाँ पे गौर कीजिएगा, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, बल्कि ना भी करूं तो ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, p1 स्क्वायर ओवर ये नीचे आ जाएगा, p2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से काट दें, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो भाई याद रखिएगा मोमेंटम जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। सो ऑप्शन देखिएगा, पहली ऑप्शन है द हैवियर बॉल हैज द ग्रेटर मोमेंटम। जी बिल्कुल, जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका मोमेंटम भी कम होगा। सर मोमेंटम वाला बता दें दोबारा, सर क्वेश्चन की समझ नहीं आई। सवाल दोबारा समझाता हूँ। सवाल ये था कि भाई अगर दो बॉडीज जिनका मास डिफरेंट है उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है तो क्या होगा। टू बॉल्स हैविंग डिफरेंट masses हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन ए। भाई इसको करने के लिए मैंने क्या किया, लेट से पहले बॉल की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है p1 स्क्वायर ओवर 2m1, दूसरे बॉल के लिए p2 स्क्वायर ओवर 2m2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों काइनेटिक एनर्जीज आपस में इक्वल हैं, लिहाजा दोनों को इक्वल किया और यहां से फॉर्मूला बना लिया p1 स्क्वायर ओवर p2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 ओवर m2। ये m2 है, तो यहां से पता चलता है कि मोमेंटम मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हैवियर बॉडी का मास ज्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, पहली ऑप्शन बनती है। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स विद मास m1 and m2 have same kinetic energy, both are moving to the right with the same force F is applied to the left to both of masses. If m1 is 4m2, अगर mass 1 m2 से 4 गुना ज्यादा है, the ratio of stopping distance is। अच्छा ये बड़ा मजे का सवाल है, जरा गौर से सुनिएगा। कहते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। नाउ यू नो दैट के ये सवाल है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का। अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो एफ डी अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि दोनों के काइनेटिक एनर्जी को आप जीरो करना चाह रहे हो तो दोनों का वर्क भी सेम होगा। अगर दोनों पे फोर्स सेम लग रही है तो दोनों का फासला भी सेम होगा, दोनों सेम फासले के बाद जाके रुकेंगी। हफ्सा बेटी सवाल बता दें, सवाल बता दें, मैं समझा नहीं कि इससे ऊपर वाला कौन सा क्वेश्चन बता दें, मैं वो करवा देता हूं। सो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर था वो 1:1 है। दो सवाल रह गए, इंशाल्लाह आज खत्म हो जाएंगे। हफ्सा बेटी का पहले मैं क्वेश्चन जरा डिस्कस कर लूं, उसका पॉइंट क्लियर कर लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। फरखंदा ये वाला रिपीट कर दूं, चले फरखंदा ये रिपीट कर देता हूं। पहले फरखंदा ने कहा ये सवाल रिपीट कर दें। फरखंदा बेटी क्वेश्चन समझे कुछ ऐसे है कि दो बॉडीज हैं, एक बॉडी छोटी है एक बॉडी बड़ी है, इसका मास m1 है, इसका मास m2, सच दैट m1 जो है दैट इज 4 टाइम्स m2, ये 4 गुना बड़ी है इससे। दोनों राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे जा रही हैं विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी E1 काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ E2। इनको रोकना है, ऑपोजिट फोर्स लगाई जा रही है F, इनको रोकना है, इनको रेस्ट पे लेके आना है। तो बताओ भाई ये कितने फासले के बाद रेस्ट पे आएगी और ये कितने फासले के बाद रेस्ट पे आएगी, यानी D1 रेशियो D2 कैलकुलेट करनी है कि भाई ये कितने कितने फासले के बाद रेस्ट पे आएंगी। बड़ा मजे का सवाल है, अच्छा सवाल है। ओके, तो अब यहां पे देखिएगा करना क्या है, तो गौर से देखिएगा। मैंने कहा इस सवाल में फॉर्मूला लगना है वर्क डन बाय द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब भाई देखो वर्क डन क्या है, एफ डॉट डी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो दोनों की काइनेटिक एनर्जी शुरू में सेम है, दोनों को रेस्ट पे लेके आना है, सो दोनों की काइनेटिक एनर्जी की जो चेंज है वो सेम होगा। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम से जीरो पे लानी है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दोनों का जीरो है, सॉरी दोनों का सेम है, दोनों का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो भाई यहाँ पे डेल्टा के ई की वैल्यू सेम, फोर्स भी दोनों पे सेम लग रही है, तो ऑब्वियसली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होने के लिए डी की वैल्यू भी सेम रहनी चाहिए दोनों केसेस में। सो 1:1 इज द आंसर, सिंपल, बगैर किसी कैलकुलेशन के, सिर्फ शॉर्टकट अपने दिमाग से हल किया। हफ्सा का क्वेश्चन था टू बॉडीज ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड 4 किलोग्राम मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम। देखिए
मोमेंटम की रेशियो फाइंड करनी है, सो P इज इक्वल्स टू फॉर्मूला लगेगा, बल्कि यस P इज इक्वल्स टू E ओवर 2m का फॉर्मूला लगेगा. दे आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तो द रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज आई एम मिसिंग समथिंग हियर. ये एक मिनट हरिएगा, मैंने सवाल गलत लिख, मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया. सो फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, P इज इक्वल टू √2me. हाँ, अब वो कहते हैं क्योंकि दोनों बॉडीज इक्वल काइनेटिक एनर्जी की, ये हफ्सा का क्वेश्चन डिस्कस करूं, हफ्से का क्वेश्चन डिस्कस करूं जो हफ्सा ने पूछा, दोनों बॉडीज इक्वल काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रही हैं, रेशियो ऑफ मोमेंटम क्या होगा? सो P1 लेट्स से दैट इज इक्वल टू 2me1, E तो कांस्टेंट है, m1e, P2 इज √2m2e. रेशियो कैलकुलेट करनी है तो भाई इनको डिवाइड कर लीजिए, सिंपल, जो चीजें कैंसिल हो जाएंगे, 2 से गया, E से गया, बचा क्या? P1 ओवर P2 इज इक्वल टू √m1 ओवर m2, जो बात मैंने पहले भी बताई थी. अब A का मास 1 है, A का मास 4 है, तो अंडर रूट लेंगे, P1 ओवर P2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2, यानी 1:2 आ जाएगा, बी ऑप्शन. ठीक है अफसा? अफसा बात समझ में आई? बताएं जी बेटी. ठीक है, शाबाश है बीबा. वो क्वेश्चन जरा मैंने जरा जल्दी में गलत लिख दिया, जज्बाती हो गया था जरा. उसके बाद अगला सवाल है, द पावर डेवलप्ड बाय 50 किलोग्राम बॉय मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकंड अपवर्ड in the direction making an angle 60 degree with the vertical is. अब बच्चों ये भी कोई मुश्किल सवाल नहीं है. फरासत जी बेटा ठीक है, फरासत शाबाश. कहते कि पावर डेवलप्ड बाय द बॉडी 50 kilograms moving with the velocity is given upward in the direction of 60 degree with the vertical. ये सवाल भी थोड़ा सा जरा खराब है, मैं इसकी सही स्टेटमेंट आपसे शेयर करता हूं, ठहरिएगा जरा. कहते हैं कि एक बॉडी है, इस तरह से ऊपर जा रही है, 60 डिग्री विद द वर्टिकल एंगल बना रही है, तो अंदर वाला एंगल कितना होगा? 30 डिग्री. अब वो कहता है मास इस बॉडी के जो ऊपर जा रही है दैट इज 50 किलोग्राम्स moving with the velocity of 2 meters per second upward in the direction making an angle 60 degree with the vertical. पावर आपको कैलकुलेट करनी है, तो पावर कब कैलकुलेट करनी है? हाईएस्ट पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है. ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंप्लीट नहीं है. एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है. इसमें जो मेरा ख्याल में फॉर्मूला, अगर हमें मैक्सिमम हाइट मिल जाए ना, अगर वो पूछ रहे कि पावर कौन सी कैलकुलेट करनी है, इसमें फॉर्मूला लगेगा एफ वी कॉस ऑफ थीटा. बच्चों क्या ख्याल है आपका? ओके साजिद, मैं वो एंड पे ये कल नेक्स्ट टाइम रिपीट कर दूंगा, अब टाइम खत्म हो गया. ईसा सर यहाँ पे P इज इक्वल टू एम से भी हो सकता है, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉडी हैविंग ग्रेटर मास. ना ईशा बच्चे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो सकता. उसकी वजह ये है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के साथ रिलेट कर रहा है. ये फॉर्मूला किसी केस में तो ठीक हो सकता है, मगर हर केस में ठीक नहीं होगा. यहाँ पे पॉइंट ध्यान में रखिएगा, जब मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करेगा तो आपने उसी फॉर्मूला के साथ करना है जहाँ पे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी इस्तेमाल हो, आपस में इकट्ठी रिलेट हो. सो आप या तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे या तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे, और मैंने कहा कि ये वाला फॉर्मूला एनर्जी से ही डिराइव फॉर्म में. अच्छा यार, यहाँ पे अपनी बात खत्म करते सारे में तो देख रहे हैं. इस सवाल को जरा देखिएगा, आप लोग भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, और मैं भी इसको नेक्स्ट टाइम आपको सॉल्व करवाऊंगा. नेक्स्ट टाइम हमारे 3 सवाल हो जाएंगे सॉल्व करने वाले, एक ये वाला और एक इसके बाद लास्ट है, और फिर उसके बाद एक जो बच्चे साजिद ने कहा वो डिस्कस करना हमने. ठीक है जी.
सर आपने 2 MCQs मिक्स कर दी बेटी, मैंने कोई क्वेश्चन वैसे मिक्स किया तो नहीं है। सो लेट मी गो हियर, मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, यहाँ पे इख्तिताम करता हूँ। इंशाल्लाह वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। सो आई हैव टेकन मोर टाइम, मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया। सुबह से अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आप सब लोगों ने जो उस वक्त लेक्चर देख रहे थे बच्चे 40-50 बच्चे, आप सब लोगों ने मुझे अपने मार्क्स फिजिक्स के जो है ना वो इनबॉक्स करने हैं, भेजने हैं मैसेंजर पे, और प्लस आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है, बल्कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके जो फिजिक्स का आपका टेस्ट हुआ ना उसके स्क्रीनशॉट्स लेके अपने सोल्यूशन के वो मुझे ज़रूर भेजें, ताकि मुझे पता चल सके आपका कौन सा क्वेश्चन ठीक था, कौन सा क्वेश्चन गलत था, हम उसे करेक्ट कर लें, हम उसकी करेक्शन कर लें, हम उसे डिस्कस करके गलतियों को रेक्टिफाई करने की, मिनिमाइज करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।